बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम का आगाज करने से पहले और आज का सब्जेक्ट डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए पार्लियामेंट को शमसी तवानाई का जो है प्रोजेक्ट और जो उसका मंसूबा है उसका इफ्तिताह कर दिया है। और इसके बारे में ये हमें याद रखना चाहिए कि ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान को तोहफा दिया गया था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अब शमसी तवानाई पर चलाया जाएगा। वजीर आजम ने खुशाइन करार दिया है और साथ साथ मुबारकबाद दी है दोनों सेशंस के सरबराहान को कि अब पार्लियामेंट जो है वो शमसी तवानाई पर चलेगी। लेकिन साथ साथ में वजीर आजम ने जब पार्लियामेंट में शमसी तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह किया तो इसके साथ साथ ये भी जिक्र किया कि अब मुल्क में बिजली बहरान के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं और 2018 लोड शेडिंग के खात्मे का साल होगा। ये वादा वफा नहीं हुआ क्योंकि वजीर आजम इससे पहले भी फरमा चुके थे और इलेक्शन से पहले भी अवाम को बारहा कह चुके थे कि वो जब इक्तदार में आएंगे तो बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। लेकिन 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर हमने काबिल अमल मंसूबे नहीं देखे, अलबत्ता इफ्तिताह जरूर देखे हैं। हम दुआ गो हैं कि वजीर आजम की ये ख्वाहिशात और उम्मीदें और उनके ख्वाब रंग ले आए और इसी के साथ साथ कौम भी वजीर आजम को इसी तरह से मुबारकबाद दे। आज के अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि उस जमहूरियत की जिस जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातें ये कहती हैं कि उन्होंने इस जमहूरियत को बचाने के लिए ना सिर्फ कोड़े खाए बल्कि जेलें भी काटी हैं। इस जमहूरियत के लिए उन्होंने ना सिर्फ डिक्टेटर से लड़ाई की है बल्कि अपना खून भी बहाया है। लेकिन इस जमहूरियत के लिए और इस सियासी जमातों ने अपने अंदर कितनी जमहूरियत लाई है। हाल ही में एक सर्वे आया पिलडॉट की जानिब से और इस सर्वे में तमाम सियासी जमातों की जमहूरी रवैये और पार्टीज के अंदर जमहूरी जो तर्ज अमल है इसके ऊपर बातचीत की गई। और सबसे पहला नंबर जो पिलडॉट के सर्वे के मुताबिक है जमाते इस्लामी जमहूरी हवाले से सबसे पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर नेशनल पार्टी है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि इक्तदार में है ये सबसे आखिरी नंबर पर है और पीपल्स पार्टी इसके बाद आती है। ये सारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी तमाम दीगर जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं और सियासी जो तर्ज अमल है और सियासी तरीके से इक्तदार में अवाम के वोट से इक्तदार में आना चाहती है जो कि एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। और इनके अपने जमहूरी रवैये क्या है? पिलडॉट के सर्वे के मुताबिक तमाम जमातें जो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके सरबराहान या इनके जो सरबराह हैं या इनके जो चेयरमैन हैं प्रेसिडेंट है वो फैसला करते हैं। पार्टीज में किसी किस्म की जो इनके मेंबर्स होते हैं चाहे वो इनकी कमेटी के रुकन होते हैं उनके फैसले को अहमियत नहीं दी जाती। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक्तदार में आई तो इक्तदार एक सूबे में इक्तदार में आई उससे पहले जब ये सियासी उफक पर उभर के आई तो ये लग रहा था कि ये जमहूरी तर्ज अमल भी अपनाएगी और इसके साथ साथ अवाम को एक तब्दीली के तौर पर नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ऐसा क्यों नहीं हो सका है? पहले बात करेंगे उस मौरूसी सियासत की जो मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है और उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मौरूसी सियासत की बात करें तो इसका नारा इमरान खान साहब ने लगाया था कि वो मौरूसी सियासत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और नवाज शरीफ ने जो अपनी खानदान की काबीना बना रखी है इसके वो भरपूर मुखालफत करते हुए नजर आए। नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त वो वजीर आजम हैं और पार्टी के मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ उनके भाई वो एक सूबे के वजीर पंजाब के वजीर आला हैं और इसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ जो कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं वो MNA हैं। कैप्टन सफदर जो कि नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं वो भी MNA हैं और सलमान शहबाज उनका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। बिलाल यासीन MNA है। नवाज शरीफ की जो अहलियां हैं कुलसूम नवाज उनके बांजे हैं। चौधरी शेर अली हमजुल्फ हैं साबिक MNA आबिद शेर अली और आमिर शेर अली के वालिद हैं। आबिद शेर अली भी इस वक्त है मेंबर ना सिर्फ मेंबर नेशनल असेंबली हैं बल्कि वजीर ममलिकत हैं। उमर सुहेल ज़ियाबाट रुकन कौमी असेंबली हैं। सुहेल ज़ियाबाट का साहबजादे हैं। अब्बास शरीफ और उनके भाई और उनका भी पॉलिटिक्स में ताल्लुक रहा है। इस तरह सेनेटर इसहाक डार का जिक्र करें तो सेनेटर इसहाक डार वजीर आजम के बाद सबसे
सबसे पावरफुल भी और सबसे ज्यादा इख्तियारात के मालिक भी हैं, और उनका भी वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, और वजीर खजाना भी हैं। और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ का भी जिक्र है। मरियम नवाज शरीफ इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, और ये समझा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब के बाद अब उन्हीं के पास जो है पॉलिटिक्स और खासकर मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ आएगी। मोहसिन लतीफ़ हैं, एमपीए हैं, नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज के बांजे हैं। इस तरह से मलिक ताहिर अवान हैं, नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर के भाई हैं। एक लंबी फहरिस्त है अगर हम डिस्कस करने बैठे, और खासकर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी रिजर्व सीट का। जितनी भी चाहे वो कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उस रिजर्व सीट पर आने वाली खवातीन का ताल्लुक ख़ानदान से होता है, वो चाहे इन्फ्लुएंस रखने वाले सियासी खानदान हो या फिर पार्टी के अपने सरबराहान के खानदान से उनका ताल्लुक हो। और हमने ये रवैया देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रवैया यही है तकरीबन। ये तब्दीली हमें उनमें भी नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें कि रिजर्व सीट के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, उसमें से 3 खवातीन जो है उनका परवेज खटक जो कि सीएम है केपीके, उनसे ताल्लुक है। नफीसा इनायतुल्लाह खटक हैं, बाबी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की। मुसरत अहमद ज़ेब हैं, सिस्टर हैं ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ सीएम। साजिदा जुल्फ़िकार है, डॉटर ऑफ फर्स्ट कजन ऑफ सीएम, और रफीक उनका नाम है कजन का। ये 7 रिजर्व सीटों में से 3 सीटें सीएम के पास हैं, सीएम की अपनी फैमिली के पास हैं। तो ये मौरूसी सियासत का खात्मा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरीके से। इसके साथ साथ अगर केपीके की हुकूमत में मौरूसी सियासत और खानदानी सियासत आपने देखनी है तो वहां पर 2 बड़े पिलर और खासकर इक्तदार के इस वक्त जिनके पास इक्तदार और इख्तियारात हैं, असद कैसर और परवेज खटक हैं। परवेज खटक की काबीना में जो लोग हैं उनका उनसे क्या ताल्लुक है? परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनके इमरान खटक रुकन कौमी असम्बली उनके अपने दामाद हैं। नासिर खान खटक रुकन कौमी असम्बली खाला का बेटा है सीएम का। नफीसा इनायतुल्लाह जैसा कि पहले बता चुकी हूँ रुकन कौमी असम्बली है, चचा की बेटी है उनकी। और इसी तरह से मुसर्रत साजदा ये है, और असद कैसर जो है उनका भी उनके आकिब उल्लाह रुकन कौमी असम्बली उनके भाई हैं। और एक और फहरिस्त है जिसको हम आगे लेकर चलें तो ये पता चलता है कि किस पार्टी में कितनी मौरूसी सियासत है और कौन सी पार्टी जमहूरी फैसले करती है। आज के प्रोग्राम का यही आगाज होगा और यही सब्जेक्ट होगा, और इस पर बात करने के लिए जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाती चलूं। हमारे साथ हैं पीटीआई से आसिम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। काशिफ बशीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और वारिस कल्लू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक। कल्लू साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो पिलडॉट की रिपोर्ट आई है, इससे पहले भी पिलडॉट अपने सर्वेस जारी कर चुका है, उसको तो आप इंडोर्स करते थे, उसको मानते थे, क्या इस सर्वे को भी आप मान रहे हैं? इस हवाले से कि ये उनकी अपनी सोच होती है, उनका वर्किंग का अपना तरीक़ेकार होता है और वो वर्क करते हैं और वो कोई पता नहीं होता किस अंदाज से वर्क करते हैं। जितने पहले सर्वे आए उसमें जो सर्वे उन्होंने किए उनका भी अपना एक तरीक़ाकार था। फिल्डेट के जो साहब हैं, मैं भी उनके प्रोग्राम्स में जाता लेकिन माजरत के साथ मुझे ये बताइएगा कि जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो रही है तो उस वक्त आप कहते हैं कि ये ठीक है। जब पिलडॉट ये कहता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मकबूल तरीन लीडर है, तब आप कहते हैं ठीक है। जब ये कहते हैं पिलडॉट ये कहता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी मुस्लिम लीग नून है, तो आप कहते हैं ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के हवाले से मुस्लिम लीग नून सबसे बदतरीन जमहूरियत के हवाले से, अपने अंदर पाने वाली जमहूरियत के हवाले से बदतरीन जमात है, तो आप उसको मानने से और उसके किस तरह से उन्होंने किया ये इस प्रोसेस के ऊपर सवालात उठाते हैं? मैंने कोई इधर आपको जवाब दिया है? ये आपने इतनी सारी बातें जो कर दी हैं, आपने मेरी बात सुनी है? बिल्कुल सुनी है मैंने। क्या बिल्कुल, सुनी? बिल्कुल, मैंने क्या कहा? आपने ये कहा है, आपने ये कहा है सर, आपने मेरी सुन लीजिए, आपने क्या कहा है? कैसे इतने सब्र के साथ आधा घंटा आपको सुना है जी, एक आधा घंटा सुना है, इतना कैसे सुन लूं आपको कि हम इधर आए हैं तो कुछ आपको बताने के लिए भी आए हैं। जी बिल्कुल बताइए ना पूरा सर। आधा घंटा आपने लगाया है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, आपने आधा घंटा सर ये जरूरी था ना, ये जरूरी था ना, तकरीर नहीं थी सर, रेफरेंस दिए मैंने। अगर कुछ गलत है तो बताइए सर, कुछ गलत है तो बताइए। सारा कुछ सही है जो आप फिर फिर मेरी किसी बात पे मुखालफत क्यों? आपकी बात ये भी सही है कि मोहसिन लतीफ साहब जो है वो एमपी हैं, आपके इल्म की ये हालत है। एमपी के नहीं है इस वक्त, नहीं है, लेकिन पहले थे एमपी के, और इस वक्त वो ये नहीं कहा
कि मोहसिन, आपने कहा है कि मोहसिन वो रिलेटिव सियासत में है सर, मैं सियासत के हवाले से बात कर रही थी। सिर्फ ये है कि आप सुने, प्रोग्राम आप कंडक्ट करें, पिल्डेट का सर्वे है, वो जो सर्वे है बिल्कुल सही सर्वे, उनका सर्वे जिस तरीके से उन्होंने किया है, उनकी सोच के मुताबिक, उनकी जिस तरीके कार के मुताबिक उन्होंने सर्वे किया है तो दुरुस्त किया होगा। उन्होंने जमात इस्लामी को अगर टॉप पोजीशन में रखा है तो आपको पता है कि जमात इस्लामी की उम्र कितनी है? सर मैं जमात इस्लामी के बारे में सवाल नहीं किया मैंने, और ना आप जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव है, ना मैं आपसे तज्जिया मांग रही हूँ, मैं तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर रही हूँ कि आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं? इंसेप्शन ऑफ जमात इस्लामी आज कम से कम 60 साल उसको बने हुए हो गए हैं। तो इधर वो टॉप पे खड़ी है, दूसरी लाइन पे बॉटम पे खड़ी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जमात इस्लामी टॉप पे चली गई है, एक साइड पे टॉप पे पिल्डेट के मुताबिक वो उन्होंने कर दी है, दूसरी साइड पे टॉप पे किसको होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप इसे अग्री करते हैं नहीं करते हैं, बस इतना से बता दीजिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो उन्होंने कहा है वो उनके जाविया निगाह से दुरुस्त होगा, हमारे जाविया निगाह से ये दुरुस्त नहीं है। चले काशिफ बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जाविया निगाह अपनी अपनी होती है, और जब अपनी बारी आती है तो हम कहते हैं इत्तेसाब हो, जमहूरियत हो, चाहे तर्ज अमल हो, गुड गवर्नेंस हो। जब सवालात आपके ऊपर उठें तो आप कहें कि आप इसको डिनाई करें, जब ये कहें कि आपकी तारीफ कर दी जाए तो फिर आप कहें कि आलिया प्रॉब्लम ये है कि अलमी है ना हमारे ये मतलब लीडरान का। अभी आप देखें ना कि पिल्डेट की रिपोर्ट को भी छोड़ दीजिए आप, लेकिन चश्मे फलक भी तो बहुत कुछ देख रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि डिफेक्टो वजीर आला कौन है यहाँ पे, हमजा शहबाज शरीफ है, ठीक है जी। पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है? मियाँ शहबाज शरीफ का जो एक्ट है, जिस तरीके से वो देड़ रहा है पूरे शहर को, और जिस तरीके से कौमी वसाइल का वहशियाना इस्तेमाल कर रहा है, वो तो वक्त बताएगा ना जी। देखिए मुझे तो अब टोल्ड के आज नैब के ऊपर प्रोग्राम है, लेकिन आपने इसको चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है फिर इनकी चीखें निकलती हैं, ठीक है जी। 1981 से इक्तदार में है, इत्तेफाक फाउंड्री से एक मामला शुरू हुआ, आज खरबों डॉलर तक पहुंच गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? मैं कहता हूं कि आज अवाम फौज की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी जो है कमरुज़्ज़मान नहीं करवा रहा है, ये नैब नहीं कर रहा है, ये MI करवा रही है। मैं आपको बबांग दौल कहता हूं। और ये जब कराची में सिंध में हुआ, ठीक है, वो लुटेरे हैं उनको उल्टा लटकाए, ठीक है जी। अब पंजाब में जब आने लगा तो फिर चीखें क्यों निकलती हैं? और जब बात रहेगी मरूसियत की, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि यही वो लीडरान हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल करते थे, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। 1980s में चले जाएं, 90s में आप चले जाएं, ठीक है। उसके बाद ये डिक्टेटर के साथ आए, आज भी तक आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी हर जगह पे, और इन्होंने आपको शायद लोगों की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम है, ठीक है। जब 1988 में असम्बली तोड़ी उस गासिब ने, ज़ियाउल हक ने, तो उसके बाद यही मियां नवाज शरीफ था जो जुनेजो के साथ अलहदा होकर दोबारा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया था। तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं? ये तो देखें डेमोक्रेसी को तो इन लोगों ने एक, आई एम सॉरी कि मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, इन्होंने उसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है, ठीक है। डेमोक्रेसी के नाम पे इस वक्त मुल्क को लूटा जा रहा है। 14 अगस्त के जिनका धरना था, इनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, इनके लीडर से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इनकी डिमांड्स, इनके लीडर की डिमांड, इवन ताहिर कादरी की डिमांड्स, उनमें वजन तो था, नीड ऑफ द आवर था। लेकिन सर डिमांड और एक्शन दोनों में डिफरेंस क्यों पैदा होता है? आलिया देखें, बात सुने, ये 35 साल से इन लोगों ने अवाम को यहां से जकड़ा हुआ है, हर तरीके से लूटा है। मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ ने, और इनके जो सारे, मैं मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी कहता हूं। देखिए वहां पे इन्होंने जो ग्वाल मंडी में कांस्टेबल भर्ती करवाया था, आज वो DSP एटलीस्ट है, हर महकमे में इनके अपने बंदे हैं। इवन देन आप देख लीजिए कि मैं कहता हूं मेरा किसी सियासी जमात से एज ए जर्नलिस्ट कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी किसी से हमदर्दी नहीं है, लेकिन जब यास्मीन राशिद वहां पे 58,000 वोट लेती है और मियां नवाज शरीफ 88,000 लेता है, तो फिर कौन सा लीडर हुआ? मुझे बताइए। आप इतना कुछ करने के बाद भी अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार होंगे ये लोग। और आप देख लीजिएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर हुआ तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क, ये मुल्क नहीं रहेगा इस तरह से, क्योंकि अवाम का जो मैंडेट चोरी किया जाता है और उसके बाद जिसका मैनिपुलेट किया जाता है। तो
अवाम मुंतखब करके आते हैं और उसके बाद देखिए ये पिल ड्रैट बेचने वाला कोई और होता है। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी पीटीआई की भी, कि पीटीआई मौरूसी सियासत की मुखालफत करती रही और साथ साथ वो ये कहती रही कि जमहूरियत उनकी पार्टी के अंदर है, और उनकी अपनी जमहूरियत का जो हाल हुआ वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब की रिपोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया। और एक बार फिर जमहूरियत के नाम पर पार्टी के अंदर दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो क्या जमहूरियत के लिए कि वो क्या करेंगे? क्या वो मौरूसी सियासत का खात्मा करेंगे? पार्टी के अंदर जो तफरीक है, जो तकसीम है, जो करप्शन है, वो सबसे बालातर हो पाएंगे? क्या वो तब्दीली ला पाएंगे? सवालात होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। हमें इस बात का दुख नहीं है, इस बात की तकलीफ नहीं है कि कौन किस पारी में है और किसने अवाम के लिए क्या डिलीवर किया है। बात यह है कि एक तरफ तो आप मुखालफत करते हैं तो दूसरी तरफ आपका तर्ज अमल वही होता है, और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया भी यही है। मुझे आज़िम मलिक साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सियासी तौर पर उभरी तो ये नज़र आ रहा था कि वो जमहूरियत के हवाले से भी जो दावे कर रही है, मौरूसी सियासत के हवाले से भी जो दावे कर रही है, उसमें कोई तब्दीली नजर आएगी। कम से कम तब्दीली उनकी पार्टी में तो नजर आएगी। वो तब्दीली ला सकें या ना ला सकें वो एक अलग बात है। अभी जो मैंने आपको फहरिस्त बताई तो ये खानदानी सियासत, मौरूसी सियासत, ये तो सब इसका हिस्सा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। इमरान खान साहब पार्लियामेंट को इतना ही समझते हैं जितना नवाज शरीफ समझते हैं, और वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो जाएंगे। मतलब कि आपका मुस्लिम लीग नून के रवैये से 0% भी कोई डिफरेंट रवैया नहीं है, ना जमहूरियत के लिए, ना अवाम के लिए, ना पार्लियामेंट के लिए। तो क्या तवक्को की जा सकती है आपसे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आप इस सर्वे को देख लें तो गो के तमाम सियासी जमातों का कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सर्वे पर। मेरे तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद मैं इसको मानता हूँ एज सियासी कारकुन। लेकिन अगर आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी उफ़क़ पर, जैसे आपने कहा, उभरने की जो डेट है उसके हिसाब से देख लें तो ये सर्वे हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। हम पाकिस्तान में जो ये इनके मुताबिक फिर भी तीसरे नंबर पर आए हैं। और ये जो हमारे पार्टी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों में सबसे अव्वल सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठहराएगी जिसमें जमहूरियत होगी। क्योंकि इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अवाम बराह रास्त वोट देकर नीचे से लेकर और टॉप तक अपनी क़यादत खुद चुनेंगे। एक तो ये बात है। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि सियासी पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी आए हुए कुछ वक्त हुआ है, कुछ साल हुए हैं, इसलिए उसमें जमहूरियत जो है अभी आते हुए देर लगेगी या उसका तीसरा नंबर भी बड़ी बात होती है। लेकिन ग्रो करना चाहिए किसी सियासी पार्टी को, कमी नहीं आनी चाहिए। तो आप 5% कमी आई है इस सर्वे के मुताबिक। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारा होने जा रहा है अगले माह में, उसमें अवाम बराह रास्त वोट दे रही हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये हुआ है कि सियासी लीडरशिप यूसी के सदर से लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तक की जो वोटिंग होगी वो बराह रास्त होगी। पब्लिक, आम आदमी उसका वोटर होगा और वो अपने वोट से खुद सूबाई, ज़िली और कौमी क़यादत को मुंतखब करेगा। ये जमहूरियत जो है ये जमात इस्लामी में भी नहीं है। जमात इस्लामी की एक कोर कमेटी है या मजलिस आमला है जिसमें कोई आदमी कैंडिडेट नहीं होता और तमाम कोर कमेटी के जो अरकान हैं वो एक दूसरे को वोट देते हैं, और जो जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिल जाए वो अमीर जमात ठहरता है। इसलिए इससे ये जो हमारा पार्टी इलेक्शन है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। वो इसलिए कि हमारे वोटर्स हैं लाखों और करोड़ों की तादाद में, और अगर ये जो मेंबरशिप हमारी चल रही है ये इस माह के 30 तारीख तक हमारी मेंबरशिप है। अगर हमारे पास 70 लाख मेंबर आता है, 80 लाख आता है, 1 करोड़ मेंबर आता है, वो 1 करोड़ मेंबर ही डायरेक्टली लीडरशिप का चुनाव करेगा, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि बड़े सगीर में एक डिफरेंट बात होगी। और फ्रॉम ग्रास रूट से
हमारी लीडरशिप उभरेगी। तो इसलिए हम बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन वारिस साहब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि कम से कम एज अ सियासी कारकुन और पार्टी के वर्कर के तौर पर कि आप पार्टी को डिफेंड करने की बजाय इसके ऊपर ये कहते हैं कि बिल्कुल अगर वारिस साहब यहाँ पर इस पार्टी में मुस्लिम लीग नून में है तो उसका भी उतना ही हक है कि पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के लिए जितना नवाज शरीफ साहब का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शख्सियत परस्ती में इस कदर उलझे हैं कि हम शख्सियत परस्ती के लिए और सिर्फ अपने लीडर को खुश करने के लिए हम डिफेंड करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। हमारा इलेक्शन अपना इलेक्शन का तरीक़ेकार है। हमारा ये जो सेटअप तंजीमी जा रहा है ये हमारे बाकायदा इलेक्शन हुए, पूरे ज़िले लेवल तक हुए, तहसील लेवल तक हुए, पंजाब लेवल तक हुए और मरकज़ में हुए। इलेक्शन का तरीक़ेकार का आप बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन मुस्लिम लीग नवाज का आपकी तर्ज़े जो सियासत है उसके मुताबिक बशीर साहब के पिलडैट के मुताबिक ना हुआ हो, लेकिन बाकायदा इलेक्शन हुआ, बाकायदा लोग जो है वो वोट लेके आए और वो वोट लेने का तरीका उनका ये था कि जिसने एप्लीकेशन दी अगर उस पर कोई किसी का ऑब्जेक्शन आया तो उधर ही जाके लोगों ने, आम जो वर्कर हमारे थे उन्होंने डिसाइड किया कि किसको वो वोट कर रहे हैं। वो कन्वेंशन सेंटर तक जाके हमारा वो फाइनल राउंड जो है वो ख़त्म हुआ। अब जो पिलडैट की बात है तो पिलडैट का सर्वे उनकी अपनी मिक्स किस्म का उनका सर्वे, मैं जो समझ रहा हूँ, जो मैंने सुना है वो सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं है, उनका है जमात के अंदर बाद के फैसलों के बारे में। एग्जैक्टली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मेरा एक सवाल और भी है। मेरा सवाल ये है कि वारिस कोहलू साहब, क्या आप सीएम साहब से जब मिलते हो या खासकर नवाज शरीफ साहब से कभी कोई मुलाकात भी हुई है आपकी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के बारे में तो ये है कि वो अपने कारकुनान से मिलते ही नहीं है, काबीना के चंद लोगों से मिलते, इवन के पूरी काबीना से भी नहीं मिलते। ये इस तरह की जो बातें होती है ना, जो भी इक़्तिदार में होते हैं ना, उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें फैलाई जाती हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलने का। मेरे को 14-15 साल से सियासत में हूँ। अब जो भी वज़ीर आला होता है, जो भी वज़ीर आज़म होता है, वो फ्रीक्वेंट तो हर किसी को हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, लेकिन MP MNA के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलना। वज़ीर आज़म को भी मिलते हैं, वज़ीर आला को भी मिलते हैं, अपना टाइम लेते हैं और टाइम पे मुलाकात होती है और जो भी कोई अपने मसाइल बता। बाकी अगर किसी के अंदर को गुस्सा हो, कोई अगर किसी के अंदर गुस्सा हो तो वो उसमें से शख्सियत में से जितने मर्जी कीड़े निकाल ले, वो तो गुस्से की बात होती है ना। अगर जिसमें कोई गुस्सा हो, किसी को नहीं अच्छी लगती पीपल्स पार्टी तो वो पीपल्स पार्टी में से पता नहीं कितने हज़ारों कीड़े निकाल लेगा। किसी को नहीं अच्छी लगती जब मुस्लिम लीग नवाज तो उस पर बरस पड़ेगा, वो उसका अंदर का लावा होगा, उसकी अपनी लेकिन हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती। हकीकत तब्दील नहीं की जा सकती, जो है वो ही रहेगी। हकीकत अगर तब्दील नहीं की जा सकती, फिर ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नवाज वो वोटों के साथ, इलेक्शन के साथ जीत के आई है और अभी बाद में भी ज़िमनी इलेक्शन कई इस धरने के बाद भी हुए और उस वक़्त भी आप पोजीशन देख लें कि धरने के बाद क्या पोजीशन है पार्टीज़ की, कि पीपल्स पार्टी किधर 6000 वोट ले रही है और कहीं पीपल्स पार्टी का साबिक MPA जो है सोना साहब वो PTI में जाके 6000 MNA पे वोट ले रहा है। तो बात, अगर आप बात करते हैं लोगों के मैंडेट की, अगर लोगों का मैंडेट अभी इज डिफरेंट, वो डिफरेंट, हम भी आपको सुनाने आए हैं ना, सारी बातें सुनने के लिए नहीं आए। तो बात यह है कि अगर आप लोगों के मैंडेट की बात करते तो फिर आप अपने अंदर भी जमहूरियत पैदा करें कि आपके अंदर जमहूरियत पैदा हो कि जमहूरियत क्या है? अक्सरियत के फैसले। तो जब अक्सरियत फैसले करती है तो अक्सरियत फैसले करती है, पार्टीज के फैसले अक्सरियत करती है। काशिफ मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो कि कम से कम 5-7 हैं, जो बड़ी बड़ी हैं, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं, आपको लगता है कि उनके सरबराहान फैसले करते हैं या पार्टीज में मेजोरिटी जो फैसला करती है उसको तस्लीम किया जाता है, खासकर अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से लिया जाए तो? देखिए, बात सुने, एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मैं जानता हूं,
अनरीचेबल्स हैं ये अपने MNA MPs के लिए। वारिस कल्लू साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, इन्होंने डिफेंड करना है क्योंकि ये PMLN के हैं, ठीक है, लेकिन दे आर अनरीचेबल्स। और इनकी एरोगेंसी, और वही इनको पहले भी मरवाई थी, एरोगेंसी ने इनकी और अकड़ ने, जो इनका सरिया आता है जब थोड़ा सा मजबूत होते हैं तो उस नहीं, सुन लीजिए, मैं आपकी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे अब बाद में कर लीजिएगा, मुझे लेट मी कंप्लीट। देखें डेमोक्रेसी की जब आप बात करें, मैं डेमोक्रेसी की तरफ आ रहा हूँ। आपके अंदर जो गुस्सा है ना, नहीं देखिए, मैं कोई देखिए मैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर नहीं हूँ। देखिए बात सुन लीजिए ना, मुझे कंप्लीट कर लेने दें आप, कल्लू साहब मुझे कंप्लीट कर लेने दें, आप क्लास कीजिएगा, मैं सुन लीजिए, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, आप अपना हमारी बात कोई और हो रही है। आप देखिए हमारी महरूमी उनसे क्या है, देखिए बात सुने ना, मैं किसी जमात से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे उनसे क्या गुस्सा है। अब जवाब दीजिए। अब जो बात लगी आपकी डेमोक्रेसी की, इन्होंने तोड़ दिया, मुझे जरा लैंग्वेज ठीक, इसमें लैंग्वेज की कौन सी बात है? आपके सरिया आपका खुर्शीद शाह अगर कहे तो वो ठीक है, क्योंकि आपको उनसे एतराज है। कहा था सर, पार्लियामेंट ऐसी बात करते हैं, आपको जरूरत थी उस वक्त। देखिए बात सुन लीजिए, आसिफ साहब मुझे आगे बढ़ने दें, हम इस डिबेट में ना पढ़े, लेकिन जरूर अच्छा अपने अल्फाज सुने, कंट्रोल के साथ आप सुन लीजिए। एरोगेंसी की मैं जब बात कर रहा हूँ तो बात आप सुन लीजिए ना जी, आप बात सुन लीजिए। अच्छा, बात यह है कि जो डेमोक्रेसी की आप बात करती हैं, जो अक्सरियत के फैसले, ठीक है, वो अक्सरियत के फैसले आपको पता है अरिस्टोटल ने 2500 साल पहले कहा था कि वर्स्ट गवर्नेंस टाइप ऑफ गवर्नेंस है ये। और आज आप देख लें कि इन्होंने अरिस्टोटल को 2500 साल तक लोग जो है ना उसको ट्विस्ट करते रहे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, ठीक है। दे प्रूव्ड इट कि डेमोक्रेसी जो वर्स्ट सिस्टम है, वहां पे खानदान शरीफा या फिर जरदारी साहब, लेकिन जरदारी साहब ने तो कहा डेमोक्रेसी इज बेस्ट। वो कहते हैं ना, देखिए उनको सूट करता है, जरदारी को भी करता है, मियां नवाज शरीफ फैमिली को भी करता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को नहीं सूट करता, ठीक है ना। आप देख लें, आपने इतनी लंबी लिस्ट गिनवाई, ठीक है जी, उसके बाद उनकी वो जो लिस्ट है सिंध की, ठीक है, उसमें भी प्यारे हैं सारे, बिल्कुल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी, इधर प्रोविंशियल में भी और सेंटर में भी प्यारे हैं। और देखें आज इस मुकाम पे इस नवाज शरीफ ने और उसके समधी ने पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। सिर्फ डिफॉल्ट नहीं करने जा रहा, वो डिफॉल्ट का मतलब है $50 बिलियन जो देने हैं, अगर हम डिफॉल्ट करेंगे हमारे न्यूक्लियर एसेट जो है वो खतरे में है। तो आप इन हुक्मरानों को फिर अवाम के नुमाइंदे कहेंगे कि इस्तेमाल के एजेंट कहेंगी, क्योंकि इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया आज मुल्क को। कौन सी डेमोक्रेसी, गोरख धंधा है ये सारा, ये मैंडेट चुराने वाले। मैं वारिस कल्लू साहब से पूछता हूं कि 1988 के इलेक्शन समेत 2013 तक जो इलेक्शन हुए सारे, उन सब के ऊपर दबा, ठीक है जी, उन सब का मैंडेट चुराया गया अवाम का, ये भी मानेंगे, हम भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कि सारे इलेक्शंस जो अवाम का मैंडेट स्टील हुआ, इलेक्शन रिग हुए, उनका फायदा हमेशा मियां नवाज शरीफ को क्यों मिला? बेनजीर भुट्टो भी ये कहते कहते कब्र में चले गए जी मेरा मैंडेट चोरी किया जाता है। फिर PTI ने कहा, और नजर भी आ रहा है, जुनेजो साहब भी ये कहते थे मेरा मैंडेट चोरी करके यहां से मुजफ्फरगढ़ से उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, जतोई साहब को प्राइम मिनिस्टर बन गए मियां नवाज शरीफ साहब। देखिए बात सुनिए, ये तो बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। और ये पाकिस्तान के है ना, जो हारता है उसका मैंडेट चोरी हो जाता है। और देखिए बात सुनिए, आपने पार्लियामेंट में क्या किया, फिर आप मुझे बताइए इसको। काशिफ साहब की डेस्परेशन का तो ये हाल है कि ये तो इतने डेस्परेट हो गए कि ये डेमोक्रेसी को भी नहीं मान रहे। मैं नहीं मानता जी, ऐसी डेमोक्रेसी को नहीं मानता हूं, इसमें मरूसियत हो। लेकिन आपकी देखिए बात सुने, डेमोक्रेसी की जब सिस्टम की आप बात करते हैं, गवर्नेंस की जब आप बात करते हैं, फिर उसमें अरिस्टोक्रेसी नहीं होती है, उसमें खानदान नहीं होते हैं, उसमें वो लोग नहीं होते हैं कि जो आप माली मफादात के लिए अपनी पूरी फैमिली इसको ले आए, आप कह रहे हैं आप उसको सिस्टम का पहले गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेनी है, लेट्स हैव अ ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात हो रही थी जमहूरियत की और किस पार्टी में कितनी जमहूरियत है, और इसका फैसला तो जमहूर करते हैं, लेकिन जमहूर जो है वो अपने अवाम और अपने नुमाइंदों तक उनका एक्सेस, जब वो इक़्तिदार तक पहुंच जाते हैं तो उनका एक्सेस ख़त्म हो जाता है। आज़िम मलिक साहब, आपने जब बात हो रही थी, मेरा एक सवाल तो ये था कि आपकी पार्टी में मौरूसी सियासत और आपकी पार्टी में कितनी जमहूरियत है, उसका जवाब तो आपने खैर दिया नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप ये बताइएगा कि अभी आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में जमहूरियत है, और जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने एक रिपोर्ट भेजी और इमरान खान साहब को तलब किया। इमरान खान साहब ने कहा कि टाइम ही नहीं मेरे पास।
मतलब कि ये जमहूरियत का ये आलम है। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी में एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक बार फिर ये आलम है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब कह रहे हैं कि जो पहले पार्टी इलेक्शन हुए वैसे ही तर्ज के अब होने जा रहे हैं, खुदारा कुछ कीजिए। सबसे पहले तो ये है कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब को मैंडेट दिया गया था पार्टी की तरफ से कि जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं उसकी इंक्वायरी की जाए। उन्होंने अपनी इंक्वायरी फाइंडिंग्स दे दी कि इसमें कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं जिसकी वजह से नए इलेक्शन करवाए जाएं, और इसके बाद उनका मैंडेट और उनकी जॉब खत्म हो गई है। सर उन्होंने क्या कहा था ये भी फरमा दीजिए सर, एक बार अगर आप उन्होंने जो कहा था वो फरमा दीजिए कि उन्होंने कहा क्या था। सुन लेना जी, उन्होंने सर कहा, और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि उन्होंने कहा कि पैसे का इस्तेमाल हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। आपने एहतसाब किया जिन्होंने पैसे इस्तेमाल किए? आपसे कि उन्होंने जो कहा कि बेज़ाब्तगियां हुई हैं इलेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्शन दोबारा पैसे का इस्तेमाल हुआ नहीं, पैसे के इस्तेमाल का नहीं, पैसे करप्शन हुई जी, पैसे के इस्तेमाल का कोई एविडेंस तो वो दे नहीं सके। अगर जस्टिस वजीउद्दीन साहब कोई एविडेंस देते तो फिर किस बुनियाद पर आपने पार्टी के इलेक्शंस को तहलील कर दिया जो पहले करवाए थे, अगर कोई प्रूफ ही नहीं था? नहीं, पार्टी के इलेक्शन को तहलील इसलिए किया गया कि काफी सारी पिटीशंस जो थी वो पेंडिंग थी कि हमारे साथ कुछ बेज़ाब्तगियां हुई हैं इस इलेक्शन में, जो कि मुखालिफ उम्मीदवार ने जो पार्टी के अंदर था उसने दी थी। दूसरी बात आसिम मलिक साहब मान लीजिए, पार्टी को सिर्फ डिफेंड करने के लिए आर्गुमेंट्स ना दीजिए। अच्छा, मान लीजिए इस बात को कि जहांगीर तरीन के ऊपर सवाल उठाया था और इतनी हिम्मत नहीं है पीटीआई की या इमरान खान की कि वो जहांगीर तरीन साहब को तलब कर सकते हैं। प्रोग्राम कल्लू साहब के साथ कर लिया कि मुझे भी मौका दे दें ताकि मैं अपनी मौकफ को बयान कर सकूं। मौकफ सिर्फ पार्टी को डिफेंड करने के लिए ना कीजिए ना, हकीकत भी बयान कीजिए। डिफेंड करने ही बैठा हूं, ठीक है, लेकिन हकीकत भी आवाम को हकीकत भी बताइए। आप तो सुन ही नहीं रही, आप सुनेंगी तो पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन साहब ने कल अपना ट्वीट किया है कि मैं बराह रास्त जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ूंगा। अगर कोई आदमी जिसके अवाम में रूट्स ना हो, जिसके जमात के अंदर रूट्स ना हो, वो ये रिस्क नहीं ले सकता। अब करोड़ों वोटर्स जो हैं, लाखों वोटर्स जो हैं, वो डायरेक्टली जहांगीर तरीन साहब को वोट देंगे या नहीं देंगे, एक बात तो ये। दूसरी बात मैं आपकी गुजारिश करता चलूँ कि वजीउद्दीन साहब के पास अब कोई मैंडेट नहीं है जमात की तरफ से कि वो सारी उम्र हमें डिक्टेट करते रहें कि अब हमने तहरीक इंसाफ को कैसे चलाना है। एक जॉब उनको दी गई, वो जॉब उन्होंने कंप्लीट कर ली और उस जॉब के जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी उसकी रोशनी में हम नया सर लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। अब जस्टिस वजीउद्दीन चैप्टर खत्म हो गया। अब मेरा जहांगीर तरीन साहब की आपने बात की कि वो जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में जाएंगे। अब जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में जाने के लिए जैसा कि आपने कहा कि वो सारे मेंबर साजी जो हुई है वो वोट करेंगे। आपको पता है क्या, आपके इल्म में है कि इस वक्त जितनी रजिस्ट्रेशन जहांगीर तरीन के हल्के से हो रही है, और इसको क्या कहेंगे जब आप 122 के हल्के में 122 के हल्के में अब्दुल अलीम और सरदार या सादिक के हल्के में वोट ट्रांसफर किए गए और वोट नए लाए गए, तो उस वक्त तो आपने कहा कि ये आपने कहा कि प्री पोल रिगिंग है, तो उधर से आप जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल तो सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। वहां से 70,000 वोट अगर मिले हैं जहांगीर तरीन साहब को, या 1 लाख कितने हजार इस दफा सुना है आपने, वोट मिले, समझ तो लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जहांगीर तरीन साहब के हल्के से आपकी पार्टी में जो नए मेंबर रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसका फायदा किसको होगा? बराह रास्त नहीं, तो उसमें क्या हर्ज है? बराह रास्त किसको फायदा होगा? क्या हर्ज है? मैंने 122 में होने वाली रिगिंग जो है वो सही है और आपकी पार्टी में होने वाले इस तरह नए आने वाले वोटर जो है वो है नहीं। बात कहाँ फिट करिए? अगर मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मेरी कोशिश नहीं होगी कि मेरे वोटर ज्यादा से ज्यादा बने, ये तो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। फिर उसको भी लेजिटिमेट कीजिए ना, 122 के हल्के को भी मान लीजिए। इस तरह इसको चीजों को मिक्स ना करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान का तो मेरे ज्यादा से ज्यादा वोटर होने चाहिए। और दूसरी बात यह कि जहांगीर तरीन साहब कितने वोटर रजिस्टर कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 25,000 कर लेंगे। यहाँ तो 1 करोड़ वोटर ने वोट डालना है, तो 1 करोड़ वोटर की 25,000 वोटरों से क्या रेशियो बनेगी? आप इस तरह फर्क तो पड़ेगा ना, जब 3,122 फर्क पड़ता है ना, तो ये भी फर्क पड़ेगा। इंसाफ को वोट मिला है, उनका राइट है कि उन तमाम वोटों को रजिस्टर करवा सके। और जहां तक मैं आपको एक और आपका जवाब देना चाहता हूँ, शायद आपने समझ लिया कि मैं जवाब नहीं देना चाह रहा। पार्टी में जो जमहूरियत के हवाले से आपने बात की थी, इमरान खान साहब ने अपने करीबी अजीज को इनामुल्लाह नियाजी को टिकट नहीं दिया। इमरान खान ने उस वक्त पंजाब के सदर इजाज चौधरी साहब को टिकट नहीं दिया। अब मेरे पास हाथों क्यों है इमरान खान साहब? नहीं, सीएम के हाथों मजबूर नहीं है। मैं अपने जाती तौर पर आपको ये कह रहा हूँ, एक सियासी कारकुन होने के नाते मुझ में सच बोलने की हिम्मत है
जब इमरान खान साहब का एक्सीडेंट हुआ, जब हादसा हुआ यहाँ आप ही के गालम मार्केट में, और वो चले गए हॉस्पिटल, ये लिस्ट उस वक्त गई थी, ये लिस्ट उस वक्त गई थी। उस वक्त खटक साहब जनरल सेक्रेटरी थे और उनके सिग्नेचर के साथ वो लिस्ट जानी थी। इससे ज्यादा मैंने कुछ कह सकता। अब मुझे बताइएगा काशिफ बशीर साहब, क्या हम बात कर रहे हैं पार्टीज में जमहूरियत की, फैसले पार्टी करती है या एक शख्स करता है? वन मैन शो पार्टी में भी होता है और फिर जब इक्तदार में आ जाते हैं वो भी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत कितनी आप देखते हैं? और खासकर जो केपीके में इस वक्त सब चल रहा है, इन्होंने कहा तब्दीली एहतसाब के नाम पे लाएंगे, इन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होंगे उसमें लेकर आएंगे, इन्होंने पार्टी इलेक्शन करवा के लेकर आएंगे, और वहां पर किसी का काबीना में इनके जितने भी सीएम के अपने रिश्तेदार हैं वो सब बैठे हुए हैं। तो ये सब किसी भी पार्टी में जमहूरियत तो नजर नहीं आ रही। लेकिन आलिया, मतलब ये बड़ा सेटबैक होगा और अवाम ने बड़ी एक्सपेक्टेशंस इनसे रखी थी 2013 का इलेक्शन देख लें कि ऑलमोस्ट 80 लाख वोट मिले इन्हें, जो सेकंड लार्जेस्ट थे जी, ठीक है जी। उसके बाद इनका जो तर्ज अमल था वो अकॉर्डिंगली नहीं है। मैं बड़ा बिल्कुल क्लियर हूं। और इनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो भी फैक्शंस बन चुके हैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के, और वो इलेक्शंस के बाद भी इनको नुकसान होगा इस पार्टी को आपस में। जो इनका जो पहले भी ग्रुपिंग, स्पेशली लाहौर की बात कर लीजिए, आपको तो पता है, ठीक है जी। मुझे अलीम खान ने बहुत दफा बताया, एजाज चौधरी ने बताया। तो देखिए, एक जो ऑनलाइन वाला मामला है वो भी इनका बड़ा उसमें खराबी है। उसमें पांच एक बंदा जो है सिम यूज कर सकता है, तो वो इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं बात फिर वही करूंगा कि पीटीआई अगर फेलियर होता है इसका, तो ये अवाम से बहुत बड़ा धोखा होगा। अवाम चेंज की बात, जैसे मैं कहता हूं कि मौलाना ताहिर कादरी ने इनकलाब के नाम के ऊपर अवाम को धोखा दिया और इनकलाब के ऊपर फेथ खत्म हो गया इस कौम का, इसी तरह चेंज के ऊपर भी फेथ खत्म हो जाएगा। जो बातें आप केपीके की कर रही हैं, इमरान खान साहब और इनकी पार्टी की कोर कमेटी अगर उनको निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, तो ये फिर मैं वो भी बात करूंगा कि जो भी इन्वॉल्व है। मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब किस तरह से मुख्तलिफ है नवाज शरीफ साहब से, जमहूरियत के हवाले से, तर्ज-ए-अमल के हवाले से? मैं एक मिनट देते हैं। इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है जी। वो कमिटेड आदमी है, सबसे बड़ा क्रेडिट उससे जो जाता है वो ऑनेस्ट है, ठीक है। अगर हम उसको आज कंपेयर करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, तो ये भुट्टो के साथ जाती होगी, ठीक है। वो रिफॉर्मर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और अब जो कहते हैं यू टर्न और ये वो जाहिर है कि, लेकिन वो कमिटेड है, ऑनेस्ट है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और पाकिस्तान के सर, मेरा सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ साहब का पार्लियामेंट में नहीं जाते, नवाज शरीफ साहब जो वोट से मुंतखब होकर आए हैं, अवाम से बराह रास्त उनका राब्ते का कोई तरीकेकार नहीं है। अवाम अगर राब्ता करना चाहे अपने लीडर को, तो नहीं अनरीचेबल है। और इसी तरह से इमरान खान साहब भी अनरीचेबल है, अवाम की रीच में है। मैं लिखता भी रहता हूँ, मैं इनको वैसे भी प्रोग्राम में कहता हूँ, अगर अवाम के हकूक की बात पीटीआई नहीं करेगी तो फिर ये उसी धारे में चल रहे हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है या बाकी जमातें हैं, क्योंकि इन जमातों के साथ अवाम की बहुत ग्रीवियंसेस है। हम ये इस बात पे नहीं कहते कि जी इनको 50 लाख वोट मिला, 1 लाख मिला, लेकिन जो अवाम के प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने में ये सारी स्टेटस को की पार्टियां नाकाम हो गई। और अब यही लग रहा है मुझे कि जिस तरह ये चल रहे हैं, जिस तरीके से अवाम के साथ, मतलब अवाम के साथ आप देखें धोखा हो गया ना, कि अवाम की अब बात हकूक की करें ही ना। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, चले खैर उन्होंने अवाम के मुतालबात के हवाले से वो नई लिस्ट आप लाहौर से जब चले, आप लाहौर से इस्लामाबाद चले गए, तारीख का सबसे बड़ा धरना दे दिया, लॉन्ग मार्च कर दिया आपने। तो भाई जब अवाम की मुश्किलात होती हैं, आप लोग क्यों नहीं निकलते हो? मुझे मेरा तो गिला पीटीआई से ये है। फिर अवाम के हकूक की बात करो ना। फिर देखें, और रियल ऑपोजिशन जब आप कहते हैं कि फ्रेंडली ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की है, तो फिर आप अवाम के लिए सड़कों पे निकलो। नहीं देखें मलिक साहब, आप बात की है ना, आप निकले बाहर ना, इनको प्रेशराइज करें। बात की हमने हर इशू पर बात की। खान साहब का कहना यह है कि आप कौमी असेंबली को डिबेटिंग क्लब ना सुन ले, हमारे बंद कर दे, फिर बंद कर दे। नवाज शरीफ साहब का काम है कि वहाँ गरीब आदमी के हकूक के लिए के लोगों की सहूलियत के लिए ऑपोजिशन का रोल प्ले करें। इमरान खान का भी रवैया वही है जो नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं आकर बात करते अवाम की, इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मैं आऊंगा। नवाज शरीफ $1 का अमीर तरीन अवाम के हकूक के लिए उनको बात करना पड़ेगा। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। वारिस जितने ये ट्रस्ट बना रहे हैं ना, ट्रस्ट की जो कहानी है ना, वो ट्रस्ट की कहानी पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और ट्रस्ट सबसे किस ट्रस्ट की बात करें? आप समझ जाएंगी ना। नहीं समझ कैसे जाऊंगी सर, जब बताएंगे तो समझूंगी ना। मैं कोई ज्यादा ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ।
मैं कर रहा हूं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और ट्रस्ट ये करप्शन के बहुत जरिया बन चुके हैं। शौकत खानम की बात करें आप, शौकत खानम की बात करें, शौकत खानम की बात करें, जो भी हो और भी जराए हैं। ठीक। और करप्शन हर कोई अपने ये जो नीट एंड क्लीन और सर्टिफिकेट काशिफ बशीर साहब भी दे रहे हैं ना, इनकी भी अपनी मर्जी का सर्टिफिकेट है ना, इधर से उठाया सर्टिफिकेट और करके दे दिया, और करके दे दिया। की जो क्रेडिबिलिटी है बताएं कौन सा मियां नवाज शरीफ पर आपने ऐसे सिवाय $50 बिलियन के ऊपर डिफॉल्ट करने जा रहा है आपका मुल्क, आप कैसे कह रहे हैं? कुछ नहीं है। $50 बिलियन ना दिए आप डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। जून तक $30 बिलियन देना आपने। आप मुझे बताइए, आपकी डेस्परेशन की 300 गाड़ियां आपने तैयार रखे हुए बेचने के लिए। मुल्क के खिलाफ इसमें स्टील मिल भी है, ओजीपीसी भी है, बशीर साहब जो कह रहे हैं, सूरी मॉडर्न भी है। पता ही नहीं। 300 आपने कर्ज लेते इंस्टीट्यूशंस बेचने के लिए लगा दिए हैं। इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है। और ये जब से ये नवाज शरीफ साहब ने सर वो देखिए ना, सवाल तो उठ जाता है जब आप ये कहते हैं कि आएंगे कशकोल तोड़ेंगे इक्तदार में, तो जब आप कशकोल पकड़ के पता नहीं अब तो कशकोल से भी ज्यादा आपने कुछ कर लिया है। बात सुने, जितने कर्जे हैं मुल्क ने चलना है, ये जो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं ये तो हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं। इंस्टीट्यूशन आप बेचने जा रहे हैं, 300 इंस्टीट्यूशन, इसमें स्टील मिल भी है। पीआईए को हम रो रहे हैं, 300 सेल लगाई हुई है इन्होंने। इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज कोई करता है, इन्होंने बायर्स भी तैयार किए, ऑब्जेक्शन होते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन जो है उनको कोई सेल करता है उस पर भी मुख्तलिफ। मैं एक बात कहता हूँ कि अपनी औलादें बाहर से ले आए, मियां नवाज शरीफ अपने बिजनेस यहाँ पे ले आए, हम इनको मतलब देखा टोटल नेगेटिव गुफ्तगू। इसमें नेगेटिविटी कौन सी है जी, मुझे बताइए। नेगेटिव हमेशा इसमें नेगेटिविटी कहाँ से है? आपने लीडर ने सराय बनाया पाकिस्तान को, प्रिजम्पशन। आप हुकूमत करते हैं, औलादें बाहर रखते हैं, बिजनेस बाहर रखते हैं, फिर आप भाई आप ही अपनी औलादों क्यों रखें? पाकिस्तान की बात करें आप। कैसे बात करें? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, सलमान इधर है, हमारा इधर है। अच्छा उसके बेटे कहाँ पे हैं? वो इधर हैं तो वो दोनों हाथों से लूट भी रहेंगे। आपको भी पता, आप ना बोले तो अलग बात है। कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करते हैं? सर बिल्कुल है, मैं भी मानती हूँ डिबेटेबल है सर। हमारे लीडर्स हैं जिनको अवाम ने वोट दिया है, उनके चाइना लगा के इन्होंने हमें भेज दिया, बाकी क्या रह गया? जिन्होंने गरीब के बच्चे को भी बाहर, किसने जी? मियां शहबाज शरीफ साहब, और देखें एंडोमेंट फंड से। अब अगर किसी की आंखों पे एक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मजाक कौम के साथ हो रहा है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ सर मुझे इतना 5% पॉपुलेशन के सूबे से 5 बच्चे निकाल के आप देखिए फोटो शूट कर देते हैं। इनको मैं कुछ मुझे ये बताइए कि जिस हल्के से नवाज शरीफ साहब ने वोट लिया, क्या उस हल्के में, उस हल्के के आवाम से सर उनका एक्सेस है, बात कर सकते हैं वहां की आवाम? आप ये मुझे बताएं, उन्होंने वोट लिए या नहीं लिए? अभी इतने जिमनी इलेक्शन हुए, उन्होंने लिए, मैं वोट जीत के आया हूं ना, मैं वोट लेके आया हूं। और इस तरह एक बंदा उठ के लिखना जान जाता है। भाई पूरे पाकिस्तान कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये आपकी आवाज है। मेरी आवाज तो पूरे पाकिस्तान की आवाज है। एज ए जर्नलिस्ट मैंने तो देखा नहीं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। 1988 सुने, लेकिन मैं इनसे एक सवाल करता हूँ आपकी इजाजत से, आइए आपकी इजाजत से, 1988 इलेक्शन समेत 2013 तक मियां नवाज शरीफ को फायदा क्यों मिला? इस बात का जवाब दीजिए। अवाम ने बदल लेता हूँ, अवाम को उन्होंने फायदा दिया। मियां नवाज शरीफ ने कुर्बानियां, कल्लू साहब मैं कह रहा हूँ हमेशा 9 साल हमेशा धांधली का फायदा उनको क्यों हुआ? ये नहीं कि आप इधर कोई मलिक साहब मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब एक्सेसिबल है, वो इमरान खान साहब भी एक्सेसिबल नहीं है। उस हल्के में तो इमरान खान साहब भी नहीं जाते जहां से वोट लेकर आए हैं, तो नो डिफरेंस कि इमरान खान और नवाज शरीफ साहब, उनके दोनों के एटीट्यूड तो सेम है, जमहूर की बात करते हैं वो इसलिए कि इमरान खान, लेकिन कंपैरिजन इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, खुद उन्होंने किया है। मेरी गुजारिश सुन ले, इसलिए कि नेशनल लीडर का आएंगे तो कंपैरिजन तो बनता है। कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि उनका वे ऑफ स्टाइल, लिविंग ऑफ स्टाइल और है और खान साहब का और है। आप खान साहब की
सोशल मीडिया पर चले जाएं, आपको पता चलेगा कि वो ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे हैं दाल रोटी के साथ। आप सड़क पर चले जाएं, कोई अपना शौक पूरा करने के लिए ढाबे पर चला जाए तो कोई अलग बात है, लेकिन रहते तो बड़ी वाला में है। पार्लियामेंट में जाने के लिए वो इमरान खान नवाज शरीफ साहब के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। जहां उनका घर होगा वो वहीं रहेंगे, वो अपने घर में ही रात को रहेंगे ना, और कहीं नहीं रहेंगे। एक बात, दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको मालूम है कि मैं आपको मालूम है कि इस इलेक्शन से पहले मैं उनका मीडिया का इंचार्ज था पंजाब में। मुझे तो प्रॉब्लम कोई नहीं हुई कि जिसने भी कहा मिलना हमने उनको मिलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम मलिक साहब, वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरे ख्याल में ये डिबेट इसी तरह से चलती रहेगी और आइंदा आने वाले जो बिल डॉट के सर्वे हैं या फिर दूसरे इदारों के सर्वे हैं वो भी इसी तरह के होंगे, मुख्तलिफ नहीं होंगे, क्योंकि हमारे रवैये ना तो सुनने के लिए हैं और ना फिर समझने के लिए, ना तब्दीली लाने की कोई हमें कोई खातिर खा तब्दीली नजर आ रही है। काशिफ बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, वारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट मेरा यही होगा कि हम जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत जमहूर से होती है। जब तक जमहूर की आवाज नहीं सुनी जाएगी, जिन अवाम से वोट लेकर आप आते हैं उनके मसाइल के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, और जब आप वोट लेने के बाद 5 साल ये समझेंगे कि एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप स्याह करें सफेद करें, तो फिर जमहूरियत कभी भी सदा नहीं रह सकती। आज की इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।